पाकिस्तान और भारत में एटमी हथियारों के इस्तेमाल की धमकियों को बड़ा हल्का लिया जाता है। दोनों देशों के सियासतदान एटमी हथियारों के इस्तेमाल की बातें ऐसे करते हैं जैसे शब बारात या दिवाली पर चलाई जाने वाली फुलझड़ियां या कोई अनार। और तो और एक दूसरे को धमकी भी दी जाती है कि हमने एटम बम शब बारात या दिवाली पर चलाने के लिए नहीं बल्कि अपने दुश्मन का सत्यानाश करने के लिए बनाया है। हाल ही में दुनिया के एक और खित्ते में भी एटमी हथियारों के इस्तेमाल की बातें हो रही हैं और वो खित्ता है यूक्रेन, जहां जारी जंग तवक्को के खिलाफ तूल पकड़ती जा रही है और धमकी देने वाले हैं रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, जिनका इस जंग में काफी कुछ दांव पर लगा हुआ है। और वो बड़े दो टोक अंदाज में ये बात कर चुके हैं कि रूस के तहफ्फुज़ के लिए वो अपने असलहा खाने का हर हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब सदर पुतिन हर हथियार की बात करते हैं तो न सिर्फ यूरोप बल्कि अमेरिका को भी रीढ़ की हड्डी में एक सनसनाती लहर महसूस होती होगी। रूसी सदर पुतिन ने अपनी कौम से हालिया खिताब में बड़े खुले डुले और वाज़ेह अंदाज में अपनी पॉलिसी बता दी है कि अगर रूस की इलाकाई सलामती को कोई खतरा हुआ तो वो हर हथियार इस्तेमाल करेंगे और ये कोई ब्लफ नहीं है। रूस की जानिब से यूक्रेन की जंग में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल का खतरा बढ़ता जा रहा है और इसी खदशे की बुनियाद पर मगरबी ममालिक में सरासीमगी पाई जाती है। रिवायती जंग में नाकामी या मगरबी ममालिक की तरफ से यूक्रेन को मजीद जदीद और खतरनाक बल्कि खतरनाक हथियारों की फराहमी की शक्ल में हैंकी फैंकी रूस को बिल्कुल भी कबूल नहीं। और अपनी तरफ सुर्ख लकीर अबूर किए जाने की सूरत में रूस की जानिब से टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल की धमकी किसी भी वक्त हकीकत का रूप धार सकती है। यूरोपियन पॉलिसी साज समझते थे कि दूसरी आलमी जंग अजीम के बाद नाटो जैसा दिफाई इत्तेहाद तश्कील देकर उन्होंने यूरोप की सरजमीन को हमेशा के लिए महफूज बना दिया है और अब यूरोप में कभी जंग के बादल नहीं बरसेंगे। साबिक यूगोस्लाविया में खाना जंगी अपनी जगह, लेकिन अब जो कुछ यूक्रेन में हो रहा है और हो सकता है वो मगरबी ममालिक के लिए रूह फरसा है। बात महज टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल की नहीं बल्कि उसके बाद जो कुछ भी होगा उसके बारे में सोचना भी महाल है। इस सारी सूरत हाल में बार बार टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का जिक्र आता है। अब टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स है क्या, तो ये जान लीजिए कि एटम बॉम्ब ही होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। आज के दौर में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन कमोबेश हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए जाने वाले एटम बॉम्ब्स के बराबर ही हैं और उन्हें टैक्टिकल इसलिए कहा जाता है कि उन्हें बतौर खास एक मखसूस टारगेट को नीस्तो नाबूद करने के लिए डिजाइन किया गया है। मसलन टैंकों पर सवार तेजी से आगे बढ़ती हुई दुश्मन की फौज या समुंदर में एक तैयारा बरदार जहाज या कैरियर ग्रुप। एक अंदाजे के मुताबिक रूस के पास इस वक्त 4477 न्यूक्लियर वॉरहेड या एटम बॉम्ब्स हैं, जिनमें से कमोबेश 1900 नॉन स्ट्रेटेजिक या टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की बात की जाए तो उन्हें लिमिटेड बैटलफील्ड में दुश्मन के जंगी टैंक्स या एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप्स को तबाह करने के लिए खास तौर पर बनाया जाता है। मुरव्वजा मेयार के मुताबिक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स लो यील्ड या 10 से 100 किलोटन डायनामाइट के बराबर धमाका करने की सलाहियत के हामिल होते हैं। इसके बरक्स रूस के सबसे ताकतवर या स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स 500 से 800 किलोटन सलाहियत के हामिल हैं और आन की आन में शहर के शहर को सफाई हस्ती से मिटा सकते हैं। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के लिए लो यील्ड की इस्तिलाह इस्तेमाल करना काफी गुमराहकुन है, क्योंकि आज के लो यील्ड टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स भी हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए जाने वाले एटम बॉम्ब्स जैसी तबाही फैला सकते हैं। हिरोशिमा पर गिराया जाने वाला एटम बॉम्ब सिर्फ 15 जबकि नागासाकी पर गिराया जाने वाला एटम बॉम्ब 21 किलो टन का था। इन दोनों बॉम्ब्स के फटने से 1 लाख से ज्यादा अफराद फौरी तौर पर भाप बनकर फिजा में तहलील हो गए और जो बचे वो जिंदा लाशें थीं जो चंद रोज में ही सिसक कर दम तोड़ गए। और फिर तापकारी भी ऐसी फैली कि बरसों तक उस सरजमीन में इंसान तो क्या किसी चरिंद परिंद का चंद पल गुजारना भी मुहाल था। सो बात हो रही थी रूस की जानिब से यूक्रेन यानी यूरोप की सरजमीन पर एटम बॉम्ब गिराने की। माहिरीन का कहना है कि एटमी हथियारों और रिवायती हथियारों में बुनियादी फर्क हदफ का है। हिरोशिमा और नागासाकी पर बम बरसाने का मकसद इंसानों को हलाक करना नहीं था बल्कि सल्तनत जापान के बासियों के हौसले पस्त करते हुए उन्हें दहशत ज़दा करना था ताकि जापानी फौज की कमर तोड़ी जा सके। और फिर ऐसा ही हुआ। सोवियत यूनियन या रूस ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का जखीरा हमेशा बरकरार रखा है। इब्तदा में माहिरीन का ख्याल था कि किसी भी मैदान जंग में सर पर मंडलाती बदतरीन शिकस्त को टालने के लिए टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किसी भी मुल्क की क़यादत को अपने असलहा खाने में मौजूद ज्यादा बड़े एटम बॉम्ब्स के इस्तेमाल से बाज रख सकता है, जिनके इस्तेमाल और फिर जवाबी कार्रवाई के नतीजे में न सिर्फ म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन बल्कि पूरी इंसानी तहजीब की तबाही यकीनी हो जाती। बाज माहिरीन का मानना है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल से बेयकीनी या शशो पंच की सूरत हाल में इजाफा होता है, लेकिन इसके साथ ही कुछ माहिरीन का यह भी कहना है कि कमांड सेंटर्स या एयर बेसिस को टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से निशाना बनाने की सूरत में यूरोप की हद तक जानी नुकसान का इम्कान कम हो सकता है। माहिरीन इस हवाले से लिथुआनिया और पोलैंड के दरमियानी इलाके स्लोवाकी गैप की मिसाल देते हैं, जो रूस के इलाके कैलिनिनग्राड को बेलारूस से जुदा करता है। माहिरीन का कहना है कि अगर इस इलाके में रूस खतरा देखकर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करता है तो मुमकिन तौर पर शहरी जानी नुकसान चंद 100 तक महदूद रहेगा, लेकिन ये बात इतनी सादा नहीं। अमेरिकन वॉर गेम्स के नताइज के मुताबिक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल के नतीजे में सूरत हाल बेकाबू हो सकती है और महज लो यील्ड टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल से शुरू होने
ہونے والی بات 9 کروڑ انسانوں کو ہلاک یا زخمی کرنے کے ساتھ ان گنت کو متاثر کرے گی، جس میں تابکاری کے ساتھ انفراسٹرکچر ڈیمیج بھی شامل ہے جو کئی دہائیوں تک ریکور نہیں ہو سکے گا۔ تابکاری کے نتیجے میں متاثرہ علاقے انسانوں کے لیے نو گو زونز تو بنیں گے ہی، بلکہ بالواسطہ طور پر متاثر ہونے والی آبادی کو بھی محفوظ مقامات پر منتقل کرنا ہوگا۔